महिलाओं का मतदान का प्रतिशत ज्यादा है कि पुरुषों का? धान में SRI श्री विधि से भी खेती की जाती है, वो क्या है? इंसेक्टिसाइड, नेमेटिसाइड, फंजीसाइड ये सब बैन है, लेकिन इंसेक्टिसाइड के रूप में किसका प्रयोग हो? हाइब्रिड मेज और कंपोजिट मेज में क्या अंतर? मतदान का प्रतिशत क्यों घट गया है, बता दीजिए। मैं कमिंग सर। आइए, आ जाइए, गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसी तैयारी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। क्या नाम हुआ? आनंद? अनाधिका प्रियदर्शिनी। अनाधिका प्रियदर्शिनी, वेरी गुड। आपकी पढ़ाई हुई है DAV से, CBSE आपने किया? यस सर। +2 भी आपने किया वहाँ से? यस सर। और फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपने किया, गढ़वा से, एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा से ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, वहीं से बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज पटना? नो सर, सबौर से आपने किया, 2023 में किया। तो आप बिहार सरकार की सर्विस में जाना चाह रहे हैं PG करने के बाद, क्या टीचिंग लाइन में जाने की इच्छा नहीं हुई? सर मुझे हमेशा से मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक डीलिंग वाला जॉब चाहिए था, तो सर मुझे लगता है ये एक परफेक्ट जॉब हो सकता है मेरे लिए। परफेक्ट होता है, और बाकी सब जो पब्लिक जॉब में नहीं गए वो अनपरफेक्ट हो गए क्या? नो सर, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी के हिसाब से है मेरे लिए। कुछ क्वालिटी बताइए उसके, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके दिमाग में, माइंड सेट है दिमाग में, तो उसके 2-3 अच्छे पॉइंट्स बताइए। सर हमारा बिहार कृषि प्रधान स्टेट है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि फार्मर्स को अगर हम अपलिफ्ट करें तो ये बिहार की इकोनॉमी और पर्टिकुलरली इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरा जॉब फार्मर्स को स्कीम और बाकी चीज़ों के बारे में बता के उन्हें अच्छे इनकम के तरफ ले जाने का रहेगा। खेत पर कभी जाने का मौका मिला आपने? जी सर। किस किस फसल को आपने देखा? सर हमारे UG प्रोग्राम में एक रावे हुआ था। UG प्रोग्राम क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट। ओके, ठीक है। उसमें हम एक किसान से मिले, तो खरीफ के सीज़न में वो लोग ज़्यादातर धान प्रेफर करते हैं, और फिर रबी में वीट और मक्का ये सब लगाते हैं। खरीफ क्रॉप का जरा उसका साइकिल बता दीजिए, स्टेज बता दीजिए, किस महीने के आसपास वो शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, किस विधि से, बताइए खरीफ के बारे में। सर धान की अगर बात करें तो सबसे पहले जून जुलाई से वो शुरू होता है। जून के समय में हम नर्सरी लगा देते हैं। ठीक है। 1/10 जितना एरिया में लगाना है उसके 1/10 हिस्सा में हम नर्सरी लगाते हैं, और फिर उस टाइम हम फील्ड की प्रिपरेशन भी करते हैं, जहाँ पे हम पडलिंग करते हैं धान के केस में, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर मेंटेन करते हैं। तो उससे पडलिंग में भी आसानी होती है, और उसके बाद फिर जब 21 दिन के बाद जब हमारी नर्सरी के पौधे तैयार हो जाते हैं 3 लीफ स्टेज में, फिर हम उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें पानी नहीं देना है। फिर जब उसकी फ्लावरिंग की टाइम आएगी तब उसमें हमें फिर से स्टैंडिंग वाटर रखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, और फिर सर उसकी कटाई होगी अक्टूबर-नवंबर। ट्रांसप्लांट जिस समय किया जाता है पैडी का, सिबलिंग का, उसका तो उसमें पानी कितना सेंटीमीटर रहता है खेत में उस समय तक? सर उस समय पडलिंग हो जाता है तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर पानी रहता है। कितने दिनों तक? सर इसका मुझे अच्छा, फिर तो उसमें पानी की जरूरत पड़ती है ना? यस सर, इरिगेशन करना पड़ता है हमें। वैसे तो बिहार में ज़्यादातर लोग बारिश पे निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा। रबी क्रॉप कैसे शुरू करते हैं हम लोग? सर रबी क्रॉप में गेहूं, जैसे गेहूं हुआ। सर गेहूं में हम जो चावल से बचा हुआ पानी है
उसी को जनरली यूज़ किया जाता है। मिट्टी में कुछ हद तक मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट होता है, तो हम डायरेक्ट खेत की एक बार जुताई करने के बाद डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग या फिर लाइन सोइंग मेथड से वीट को लगा देते हैं। बहुत अच्छा, शुरू किया जाए आपके सब्जेक्ट में। अभी रबी का बारे में चर्चा किए, गेहूं के लिए सॉइल जो प्रिपरेशन करते हैं तो उसका तिल्थ कैसा होना चाहिए? तिल्थ समझते हैं क्या होता है? यस सर। हाँ, कैसा तिल्थ होना चाहिए? सर क्लॉड्स थोड़े बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइन टिल्स का ज़रूरत नहीं होता है। कुछ अगर प्राइमरी टिलेज हम लोग करें तो उसमें जो हल्के हल्के क्लॉड्स रहते हैं उसमें भी उनका हो सकता है, मतलब नहीं, गेहूं के लिए तो फाइन तिल्थ चाहिए ना। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा, आपने कहा धान के बारे में, धान में SRI श्री विधि से भी खेती की जाती है, वो क्या है? सर SRI मेथड का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। उसमें हम कम से कम 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर में प्लांट्स को उसके क्रॉप्स को सो करते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा एरिया। कितना सीडलिंग लेते हैं? सर 10 से 15। नहीं, सीडलिंग समझते हैं? यस सीडलिंग। तो एक लेते हैं कि दो लेते हैं कि तीन लेते हैं? कितना सीडलिंग को हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक बार में? सर एक सीडलिंग। एक सीडलिंग। तो ये 1 हेक्टेयर में कितना केजी का सीड की रिक्वायरमेंट होती है? सर 5 केजी सीड, 5 केजी पर हेक्टेयर के साथ। तो इस सीडलिंग आप करने से, ये श्री विधि से कितने किले निकलते हैं? टिलरिंग कितना होता है? सर इसका मुझे आइडिया नहीं, अंदाज बताइए। तो मुझे लगता है 10 से 12 निकलते हैं। नहीं, काफी निकलते हैं, इससे बेसी निकलता है, तो देख लीजिएगा आप। जी सर। और 250 हो गया। मेज भी जानते हैं, पढ़ी होंगी आप। यस सर। तो आप जेनेटिक्स से हैं, प्लांट ब्रीडिंग से हैं, तो हाइब्रिड मेज और कंपोजिट मेज में क्या अंतर है? सर हाइब्रिड हम ABR मेथड से बनाते हैं, और कंपोजिट मेज में हम क्या करते हैं कि जो हम एक पॉपुलेशन लेते हैं जिसमें से जो हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग लाइंस हैं उनके सीड्स को लेके एक साथ बल्क कर देते हैं, तो वो एक अच्छा, मतलब उसमें जो हमारे प्रोजेनीज मिलते हैं जब हम उसको फील्ड में लगाएंगे तो वो बहुत सारे अच्छे प्रकार के होंगे, जैसे कि कोई डिजीज रेजिस्टेंस, कोई ड्रॉट रेजिस्टेंस, ऐसा शो करता है। तो हमारा जो ओवरऑल पॉपुलेशन होता है वो एक अच्छे ग्रुप का निकलता है और हमारी यील्ड उससे अच्छी आती है। हाइब्रिड मेज में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर लाइन को लेते हैं और उसमें हम उसके एकदम बेस्ट परफॉर्मिंग को लेते हैं और सिमिलैरिटी मेंटेन करते हैं एक जैसा, और उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि हम वो बेस्ट पर्टिकुलर लाइन ले जो कि बहुत अच्छा यील्ड दे रहा हो। तो सर दोनों ही अच्छा है, बट हाइब्रिड में यील्ड ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो हाइब्रिड बीज जो है, आप इस बार गेहूं लगा दी हाइब्रिड बीज का, अगले साल लगा सकती हैं उसको? नहीं सर, अगले साल हमें नई सीड क्यों नहीं लगा सकते? तो क्योंकि वो अगले साल जो पॉपुलेशन होगा वो मोस्ट प्रोबेबली स्टेराइल होगा। आप जीन को डिफाइन कीजिए, तो व्हाट इज जीन? जीन इज अ, सर इंग्लिश में मैं बोलिए, इंग्लिश में बोलिए सर, या हिंदी, जैसे समझ में आए बताइए। सर हमारे अंदर जो भी अपने पेरेंट्स से आए हुए चीज़ हैं वो जीन के माध्यम से ही आए हुए हैं, और जीन एक तरह से हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज का काम करता है। एज ए लेमैन हम बोल सकते हैं इस तरह से कि जीन इज ए ब्लैक स्पॉट ऑन क्रोमोसोम which transmit the character from one generation to next generation. यस सर। तो आप बताइए कि सरकार जो है कौन कौन सी किसानों के हित में कुछ प्रोग्राम प्रोजेक्ट लाई है? सर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स लाए गए हैं किसान के लिए, जैसे कि PM किसान, प्रधानमंत्री किसान, उसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2,000 करके 3 बार,
फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसके तहत खरीफ क्रॉप में 1.5% प्रीमियम, रबी क्रॉप में 2% प्रीमियम और कमर्शियल क्रॉप में 5% प्रीमियम किसान दे के अपने क्रॉप को इंश्योर कर सकते हैं। फिर बिहार के संदर्भ में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि गंगा के किनारे 13 डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, जिसके तहत ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक पुरस्कार देती है केंद्र सरकार, कर्मण्य पुरस्कार, उसके बारे में जानकारी है? फिर अभी तक बिहार को 5 कर्मण्य पुरस्कार मिले हैं। और क्या उसमें मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं? तो ये मुझे कृषि क्षेत्र में किसी वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला? जी सर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। क्या किया था उन्होंने? सर वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड हैं। वो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी उन्हें कहा जाता है। वो सेमी डॉग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने भारत में, जिसके वजह से हमारा जो फूड सफिशिएंसी का जो हम नहीं अचीव कर पा रहे थे उस समय, वो हम कर पाए थे। उत्पादन की मात्रा बढ़ गई। यस सर। कृषि क्षेत्र से कोई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं हमारे देश में? इनका नाम था जी, इनके बारे में था कि नहीं, बड़ा कृषि क्षेत्र में उनकी रुचि थी, वह बहुत इन्वॉल्व रहते थे, उस वर्ग के का वो प्रतिनिधित्व करते थे, किसान नेता के रूप में जाने जाते थे। तो माननीय श्री चौधरी हाँ, चरण। वेरी गुड वेरी गुड। तो कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री बने, इतने बड़े वैज्ञानिक देखिए, स्वामीनाथन साहब बने, और शास्त्री जी ने नारा एक दिया था, आपको याद ही होगा, क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। किसान वहाँ भी था। शुरू किया था। IPM और INO, इसमें क्या डिफरेंस? सर IPM स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। वहाँ पे हम बहुत सारे मेथड से पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और INM स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसमें हम बहुत सारे मेथड्स जैसे कि ऑर्गेनिक मतलब जैविक खाद को लेके, और फिर जो हमारे पहले केमिकल हैं जैसे यूरिया, MOP, DAP, ये सबको एक साथ जुडिशियस यूज़ करके क्रॉप को बेनिफिट पहुंचाने का काम करते हैं। आपने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में Yes. कौन सा मेथड्स तो नहीं बताया सर कौन सा? सर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले जो आता है वो कल्चरल मेथड्स है। उसके अंडर हम सजेस्ट करते हैं किसानों को। सिर्फ मेथड बता दीजिए, क्या है वो? कौन कौन सा मेथड? The cultural methods, mechanical methods, biological methods and chemical methods. तो बायोलॉजिकल में कौन सा? तो बायोलॉजिकल में हम जैसे ट्राइकोग्रामा ग्रेनेरियम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंडे जो वो इंसेक्ट में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर NVP होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। वो एकदम इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए HANPV है, उसके तहत वो वायरस हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लार्वा को इन्फेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और ग्रेनुलोसिस वायरस भी आते हैं इसी के तहत। हनी बी का प्रोडक्शन कमर्शियल लेवल पर बिहार का क्या स्थान? बिहार क्या इंडिया में बिहार का क्या स्थान? और कहाँ पर उसकी ट्रेनिंग सब हुआ? मुझे इसके बारे में राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो? जी सर। यहाँ नंबर 1 पर है। तो ये बताइए जो कौन सा स्पीसीज कमर्शियल यूज होता है? एपिस मेलिफेरा इंडिका। जनरली इंसेक्टिसाइड, नेमेटिसाइड, फंजीसाइड्स ये सब बैन है, लेकिन इंसेक्टिसाइड के रूप में किसका प्रयोग होता है? सर अभी न्यू इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है, जिसके तहत इमिडाक्लोप्रिड आता है,
ये बताइए ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स क्या है? सर ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स मुझे नहीं, बारे में आइडिया नहीं। एक ये सब का नाम सुने हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स आते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग, ये सब का नाम यस सुने सर, हैं? यस सर। ठीक है, ये देख लीजिएगा। जी सर। सूत्र के नीचे सर सूत्र सर निमेटोड्स, नीमेटोड्स सॉइल बॉर्न राउंड वॉर्म्स हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और कुछ बेनिफिशियल्स भी होते हैं और कुछ क्रॉप को हार्म भी करते हैं। और उसकी डेफिनेशन जानते हैं? सर ये माइक्रोस्कोपिक है या सर माइक्रोस्कोपिक है। ये कोकिल का नाम सुना है? यस सर। इस कौन सा क्रॉप में लगता है? सर वीट में लगता है। उसका क्या है कॉजल और मीट? सर कॉजल ऑर्गेनिज्म मुझे एंगोनेट ट्रीटिसाइड। यस सर। क्या करता है ये? सर गेहूं में लगता है ना ये। जी। गेहूं के बाली में 2-4 बार आप सुने होंगे, जो पूरा गेहूं लगाया गया बाली ना होके इलायची दाना के समान हो जाता है, और उस इलायची दाना को बिना खाए पिए उसमें क्विसेंट स्टेज में जो है वो निमेटोड रहता है ईयर कोकिल का। और जब टीज करके मॉइस्चर मतलब टीज करके उसको देखते हैं तो उसमें 5 से 6,000 निमेटोड्स मिलते हैं। ठीक है, यस तो फार्मर क्या करते हैं, जो अगर एक दाना भी अगर जल्दी सीड में चला गया तो पूरे फील्ड को डैमेज करता है। तो या तो रोग हो तो उसको जला ही देना है, कहीं यूज नहीं। यूज कैसा सीड को करेंगे? सर्टिफाइड सीड जो है। ठीक है, जी सर। चलिए बताइए। देश में पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो मुख्यमंत्री देश में पहली बार जो मुख्यमंत्री बनी उनका नाम बताइए, किस राज्य में बनी? फिर मुझे ये नहीं। पड़ोसी राज्य में जाइए। पड़ोसी राज्य में यहाँ से पश्चिम की ओर बढ़िए। सर वेस्ट बंगाल। पश्चिम पश्चिम बिहार से पश्चिम कौन सा? सर उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। हाँ, वहाँ बनी है। और उनके पति भी फ्रीडम फाइटर थे, बड़े राजनेता थे, बड़े फिलोसफर थे। उनके पति का नाम है जेवी कृपलानी। तो उनकी पत्नी का नाम आप बता दीजिए जो मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी, तो याद रखिए, श्रीमती सुचेता कृपलानी भारतवर्ष के पहली मुख्यमंत्री किसी राज्य की बनी। अभी बात हो रही थी चौधरी चरण सिंह साहब की, उन्हें कोई हाल में पुरस्कार उनको भी मिला है क्या? सर उन्हें भी भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है उनको। और ये बता दीजिए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसकी संख्या क्या थी? जैसे 16 होता है, 15 होता है, 14वीं लोकसभा, 22वीं लोकसभा, ये कौन सा लोकसभा का की संख्या का चुनाव हुआ? अभी निर्वाचन हुआ 16, 17, 18, 19, 20, सर 18वीं हुआ, 18वीं हुआ, ये सब यस सर। वोट दिए थे। मतदान का प्रतिशत क्यों घट गया है बता दीजिए आप। सर काफी लोग जैसे जो बाहर रहते हैं वो आके वोट देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनकी लाचारी है। दूसरा, सर दूसरा ये हो सकता जो बीमार हैं, हाँ। जो बहुत बीमार हैं। तीसरा, सर कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ कोई अच्छे कैंडिडेट उनके हिसाब से खड़े नहीं हुए तो वो लोग भी नहीं दे सकते। तो अच्छे कैंडिडेट तो कभी मिलेंगे नहीं उनके जीवन काल में, हमारे जीवन काल में। उसके लिए नोटा बना हुआ है ना। के लिए भी तो है ना कि हम किसी को नहीं पसंद करते हैं। अधिकांश वैसे लोग हैं जो ड्राइंग रूम में घर में बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, मतदान करने नहीं जाते हैं। ये शहरी संस्कृति की देन है। और गांव में तो खूब जम के लोग वोट डालते हैं। महिलाएं सुबह सुबह भोजन बनाकर और अपने परिधान को बढ़िया से बदल के गीत नाद गाते हुए महिलाओं टोले मोहल्ले की महिलाओं के साथ पहुंच जाती हैं, कतार में खड़े हो जाती हैं। ये बता दीजिए कि भारतवर्ष में महिलाओं का मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है कि पुरुषों का?
मुझे लगता है सर, वैसे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर गेस करना होगा तो मुझे लगता है पुरुषों का ज़्यादा। महिलाओं का है ना, महिलाओं का है। तो हम ही नहीं कह रहे हैं कि पुरुषों को इसलिए डूब मर जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं का है। महिलाओं में भी ग्रामीण क्षेत्र का है, शहर में भी पुरुष और महिला मतदाता में महिलाओं की संख्या अधिक। तो ये सब चीज को पूरा देख लीजिए, जनरल नॉलेज देख लीजिए, अखबार रोज पढ़िए। और बिहार के कृषि मंत्री कौन है आपको पता ही होगा, मंगल पांडे जी हैं। देश के कौन है? सर माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी हैं। वेरी गुड। अभी मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है, कल शपथ ग्रहण होगा, कौन विभाग की कौन मंत्री बनेंगे ये सब आ जाएगा 2 दिन में। ये सब को एकदम कंठस्थ रखिएगा। बिहार में गंगा नदी किस क्षेत्र में प्रवेश करती है और किस क्षेत्र से अंत करती है? राज्य में गंगा का प्रवेश किस क्षेत्र में होता है और विसर्जन किस क्षेत्र में होता है? सर प्रवेश करती है छपरा से। छपरा से करती है? फिर से सोचिए, पहले बिहार का भूगोल देखिए ना। अच्छा छोड़ दीजिए, गंगा नदी के किनारे 3-4 नगरों का, शहरों का नाम बता दीजिए। सर एक तो पटना है, हाँ भागलपुर, ठीक। फिर अच्छा चलिए ये बताइए, भारतीय योग संस्थान कहाँ है बिहार में, किस राज्य में है जहाँ योग की शिक्षा दीक्षा होती है? बहुत मशहूर संस्था है, जिला मुख्यालय है। रामदेव बाबा के पहले से वहाँ बंदूक का कारखाना भी है अभी, आईटीसी का मुख्यालय है। और क्या बताऊं मैं? वेस्ट चंपारण नहीं प्रियदर्शनी, मुंगेर भी गंगा तट पर है। और बक्सर से शुरू होता है, बक्सर से गंगा शुरू होती है और भागलपुर में उनका विसर्जन। ये सब तैयारी कर लीजिए। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आपकी स्टडी अच्छी है, थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। और सब्जेक्टिव नॉलेज आपका बहुत बढ़िया है। आप मार्क्स देखिएगा आपका, हमको लगता है कि आपका रिटेन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। सर मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया था तो 343 है। कितने में? सर आउट ऑफ 500। हाँ बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ ना। और अब जब निकलेगा तो वहाँ से आप रिजल्ट जब निकल जाएगा फाइनल में, सेलेक्ट आप हो जाएंगी। आपके सिलेक्शन के हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप सिलेक्ट होंगी। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स वगैरह है ना, ये सब चीज़ें जो पूछा जा रहा है जिसमें आप टैलेंट हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा अभी समय है, इसको बढ़िया से कर लीजिए। ड्रेस आपका ठीक है? तो मैं अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई थी तो इसीलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं साड़ी है। पहन। और दूसरा चीज़ है कि साड़ी पहन करके वहाँ बहुत सी महिलाएं जाती हैं, उसमें कंफर्टेबल फील कीजिए, कंफर्टेबल फील करें। और नहीं तो सलवार सूट में भी लोग पहनते हैं, सलवार सूट पहन लिए, दुपट्टा लगा लिए अपना। और गॉडी कलर नहीं होना चाहिए। आपके सैंडल भी बहुत फैंसी नहीं होनी चाहिए, सामान्य ढंग से, हील वाले नहीं होने चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए। क्या फ्लैट ही नहीं बोलते हैं उसको? यस सर। आवाज नहीं आना चाहिए। हाँ, तो ये सब अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ। वेरी गुड। तो सर ये मेरा बताना सही? हाँ बिल्कुल बताइए, एकदम बताइए, कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं। पीएचडी कर रही तो आपके लिए एक एडिशनल योग्यता है ना। आप ज्ञान की गंगा में डुबकी अनवरत लगा रहे हैं। कितना साल हुआ है? सर अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन। क्या सब्जेक्ट, क्या विषय है? सर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो उसमें नियम होता है कि सर्टेन पीरियड तक आप कोर्स कर लेते हैं ना, तो छुट्टी मिल जाती है कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से। सर वो 6 सेमेस्टर करने पे, अभी अगर मेरा जॉब होता है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। ओके नहीं, आप यहाँ से मांग लीजिएगा समय। सुनिए, उत्तर बंगाल बीपीएससी से समय मांगिएगा। कहाँ सिचुएटेड? सर कूच बिहार, वेस्ट बंगाल। आप बीपीएससी से समय मांग दीजिएगा कि हमें 6 महीने के बाद ज्वाइन करने का मौका दे, विभाग से तो वो दे देते हैं। वो जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा ना आफ्टर सिलेक्शन, उससे आपका मेरिट नहीं डिस्टर्ब होगा। जैसे आपका सीरियल नंबर से आया है सीनियरिटी बीपीएससी से, वही मेंटेन रहे। ऐसा है कि ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। हाँ ज्वाइन करना हो। एनीवे, तो और कोई सवाल? सर जैसे वो लोग बोलेंगे नहीं कि आप पीएचडी कर रही हैं तो आप अभी छोड़ के आ जाएंगे तो फिर एक सीट आप बर्बाद कर देंगे। नहीं बर्बाद नहीं करें, छोड़ के हम नहीं जाएंगे। विभाग से मैं अनुमति लूंगी, सरकार से अनुमति लूंगी कि मुझे अध्ययन अवकाश में जाने की अनुमति दी जाए। इसका मैं समझती हूँ कि प्रावधान होगा, आप देख लीजिएगा।
है ना। अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव का एक प्रावधान है, कितने दिनों तक जा सकते हैं, 2 साल या 4 साल का उसकी एक अंतिम सीमा है। तो सरकार का वो प्रावधान है, उस प्रावधान के में को भी यदि शिथिल करना पड़ता है तो सरकार को शक्ति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रियदर्शनी, थैंक ऑल द बेस्ट। यू।